हाय डियर स्टूडेंट, एक्सेस मैथमेटिक्स पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे JCERT द्वारा जो क्लास 10th का मॉडल सेट जारी हुआ है उसका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मॉडल सेट जारी हुए उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? उससे आपको फ़ायदा होगा कि आपको एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, ये आपको सीधे सीधे आपको पता चल पाएगा कि इस मॉडल सेट को हम लोग हल करेंगे। अभी ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको करवा दिया जाएगा। सो आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले इसमें जो मॉडल पेपर जारी हुआ है वो टोटल जो है 80 मार्क्स का है, ये आपको पता होना चाहिए। और समय आपका 3 घंटा रहेगा, लेकिन आपको अतिरिक्त समय 15 मिनट मिलेगा एग्जाम में आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए, मतलब 3.25 घंटा आपको समय मिलने वाला है। इसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, MCQ टाइप क्वेश्चन रहेंगे। उसको हम लोग सेक्शन ए में जो क्वेश्चन रहेंगे, सेक्शन ए में उसको हम लोग देखते हैं। सेक्शन ए में अगर हम लोग बात करें तो सभी प्रश्न एक एक नंबर के होंगे और इसमें 30 प्रश्न होगा आपका। तो इसमें हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है PZ = Z² - 64 के शून्यक है। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है कि PZ = Z² - 64 के शून्यक पूछ रहा है। इसका मतलब सीधा क्या करना है, Z² - 64 को ही जीरो बना देना है। इससे क्या होगा कि Z² = क्या हो जाएगा 64 और Z = क्या हो जाएगा √64 और इधर जाके प्लस माइनस हो जाएगा। 64 का अगर हम लोग देखें तो 64 का 8 एक प्लस में आ जाएगा और एक माइनस में 8 आ जाएगा। एक प्लस वाला वैल्यू एक माइनस वाला वैल्यू, यानी कि +-8 कुल मिलाकर के इसका आंसर होगा +-8, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है? दूसरा प्रश्न बोलता है दिए गए बिंदुओं, एक P बिंदु है, एक Q बिंदु है और एक R बिंदु है, में से कौन बिंदु X अक्ष को प्रतिच्छेद करता है? तो आप जान लीजिए यहाँ कि अगर ये X अक्ष है, इसका कहने का मतलब हुआ ये अगर X अक्ष है और ये आपका Y अक्ष है, तो X अक्ष में जो भी पॉइंट रहेगा उसका Y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। Y कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा 0 होगा। तो Y कोऑर्डिनेट जिसका 0 है वो X अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा। तो यहाँ Q और R दोनों क्या होगा X अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा और P जो है आपका Y अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ये बोथ पॉइंट Q और R दोनों पॉइंट हो जाएगा आंसर। अगला, दो समपरिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितनी विषमपरिमेय संख्याएं हो सकती है? तो दो समपरिमेय संख्याओं के बीच में अगर दो समपरिमेय संख्या है, मान लेते हैं कि आप एक परिमेय संख्या 2 ले लीजिए और एक लगातार सम संख्या आपको बोला नहीं है, इसमें दो सम संख्या कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका अनंत हो जाएगा। दो क्रमिक विषम संख्याओं का HCF क्या होता है? दो क्रमिक विषम संख्या का HCF क्या होगा? तो मान लो, या दो क्रमिक विषम संख्या अगर हम लोग लेते हैं तो 5 और 7 हो गया, 3 और 5 हो गया। तो हमेशा इसका HCF जब निकालेंगे, मान ले 3 और हम लोग लेते हैं 3 और 5, 3 और 5, तो 3 का 3 × 1 लिख सकते हैं और 5 को लिख सकते हो 5 × 1। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा, यहाँ कॉमन जो है जो पार्ट होता है वही कॉमन HCF हो जाता है। तो HCF इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका HCF क्या हो जाएगा 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद आते हैं 5 नंबर, दो चरों YZ में रैखिक समीकरण AY + BZ + C = 0 के कितने अधिकतम हल संभव है? कितने हल इसमें संभव है? तो इसको हम लोग देख लेते हैं। कोई भी अगर रैखिक समीकरण हो उसका जो हल होता है वो हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, अनंत हल होता है। अगर एक रैखिक समीकरण होगा तो इसमें कुछ डिजिट भी दे के भी दे सकता है आपको कि 2x + 5y + 3 = अगर 0 हो तो इसके कितने हल होंगे? तो इसके भी अनगिनत ही हल होंगे। एक रैखिक समीकरण होगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण एक ही होगा तो उसका अनगिनत हल होगा, क्योंकि यहाँ x और y का बहुत सारा वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करेगा और इसका मतलब अनगिनत वैल्यू उसको सेटिस्फाइड करेगा। संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है? तो संगत समीकरण युग्म द्वारा जो निरूपित रेखाएं हैं वो कैसी होती है? तो संगत दो कंडीशन में होता है, या तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, या रेखाएं समपाती होगी। क्योंकि इसमें जो है कम से कम एक हल होता है, बोलता है कि कम से कम अगर एक हल होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं संगत। तो इसमें तो एक हल होता है पर इसमें अनेक हल होता है, अनेक हल। इसलिए ये क्या होगा आपका
इसमें ऑप्शन क्या होना चाहिए, प्रतिच्छेदी तो होगा ही, ठीक है, समांतर नहीं होगा और समपाती भी होगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन ए और सी होना चाहिए। तो अगर इनमें से कोई नहीं, अगर हम लोग ऑप्शन मारते हैं तो ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर ए और सी दोनों होगा, यहाँ ऑप्शन बनाना चाहिए ए और सी दोनों। अगला 7वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ 7वां नंबर प्रश्न बोलता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का मूल है। तो इसका कितना मूल है, तो इसको हम लोग सीधे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 जो दिया हुआ है, इसका मिडिल टर्म को फैक्टराइज कर देंगे, तो यहाँ से टूटेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, और यहाँ से हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन निकलेगा x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 3, और यहाँ से माइनस 2, यहाँ से x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से x माइनस 3 कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर में बचेगा x माइनस 2, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू यहाँ आपका 3 आ जाएगा जब इसको 0 करेंगे तो, और x इज इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा। इसका आंसर जो है 3 भी होगा और 2 भी होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला, दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 202 है। तो इसको हम लोग अगर ऑप्शन मेथड से देखें तो 202 वर्गों का योग लाना है। तो अगर 15 का स्क्वायर देखते 225, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ से 11 का अगर ये देख लेते तो 15 का स्क्वायर 225, ये 202 से ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं तो यहाँ से देखते हैं कि 9 का स्क्वायर करते हैं और 11 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है। यहाँ से 81 हो गया और इसका हो गया 121, यहाँ से जोड़ते हैं तो आपका 202 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है आपका 9 और 11 होगा, ये आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, 13 का स्क्वायर 169, 11 का 121 को अगर जोड़ेंगे तो ये 202 से पार कर जाएगा, मतलब 202 आ रहा है, बी ऑप्शन। इस तरह से आखिर इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाने के लिए माना कि हम लोग पहला जो है पहला विषम धनात्मक पहला धनात्मक पूर्णांक जो है x मानेंगे, और अगला जो है धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1 ना होकर x प्लस 2 होगा, क्योंकि विषम है, विषम 2 के बाद फिर विषम आता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे प्रश्न से चलेंगे, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 202। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर द्विघात समीकरण आएगा और यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो आपका आएगा 9 और 11, दो आंसर आएगा। इसको आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एपी में नहीं है, कौन एपी में नहीं है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि इसका डिफरेंस अगर देखना है, एपी में होने के लिए दूसरा पद और पहला पद का डिफरेंस, तीसरा और दूसरा का डिफरेंस, चौथा और तीसरा का डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। 4 और 2 का डिफरेंस यहाँ 2 आ रहा है, 6 और 4 का डिफरेंस यहाँ 2 आ रहा है, 8 और 6 का डिफरेंस यहाँ 2 आ रहा है, ये एपी में है। यहाँ 9 में 1 माइनस किया 8, 17 में 9 की माइनस किया 8, अब 25 में 17 माइनस किए तो यहाँ भी आपका जो है 8 आ रहा है, ये मतलब ये भी एपी में है। यहाँ से इसको माइनस करते हैं तो क्या आता है, इसको देख लेते हैं। इसमें भी -10 है, -10 के बाद जो है -6, अब -6 के बाद -2, -2 के बाद आपका 2। यहाँ भी जो है आपका 4 का डिफरेंस है, तो ये एपी में है। पर ये जो है इसमें देखें 4 और 1 में यहाँ 3 का डिफरेंस है, 9 में 4 यहाँ 5 का डिफरेंस है, तो ये एपी में नहीं है। ये पहले से देखने से पता चल जाएगा। ये ऑप्शन डायरेक्ट डी को देखते हैं आप, तो इतना करने का आवश्यकता नहीं था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 4 7 10 ... के 28वें पद का मान क्या होगा। तो इसका 28वां पद का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, ये देख लेते हैं। तो इसका 28वां पद निकालने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ए बराबर दिया हुआ 1। डी बोलता है कि 4 और 1 को माइनस करेंगे, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 4 और 1 यहाँ आपका 3 हो गया। 28वें पद का मान पूछा है तो ए 28 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 27 डी हो जाएगा। ए का मान आपका 1 हो गया और 27, और डी का मान हो गया आपका 3। यहाँ से होगा 1 प्लस यहाँ 7 या 21 का 1 हाथ में 2 और 3 6 7 71 और एक आपका 72। यहाँ से 27 30 और 81 हो जाएगा, यहाँ 81 और 1 82 आंसर हो जाएगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा 10 का सी नंबर, 82 नंबर, 82। अगला हम लोग देखते हैं 11वां नंबर प्रश्न। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है। क्षेत्रफल का अनुपात अगर आपको दिया हुआ है A1/A2, दो त्रिभुज अगर समरूप है, दो त्रिभुज अगर आपका समरूप है तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है संगत भुजाओं के वर्गों के योग अनुपात के योग के बराबर होता है। तो वर्गों का जैसे मान लेकर अगर ये BC मान लेते हैं यहाँ, और यहाँ PQR मान लेते हैं, PQR, तो यहाँ से हो जाता है AB स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर इक्वल टू होता है BC स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर, और यहाँ से AC स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर। कहने का मतलब है कि आपका दो समरूप, एक थ्योरम है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ से आपको दिया क्या है कि क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है 16, A1 और A2 का रेशियो दिया हुआ है 16:81। तो आपको भुजाओं का अनुपात पूछा है, तो अगर मान ले AB बटा PQ का अनुपात आपको पूछा है, तो यहाँ इधर आपका स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है, तो इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 16/81 बन जाएगा।
और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और 81 का 9, यानी कि 4:9 आपका इसका आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज आप जानते हैं कि इसका सभी ऑल साइड्स जो है आपका इक्वल होता है, ये कंडीशन है इसका समचतुर्भुज का। और डायगोनल जो है एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। मतलब अगर ये 12 है तो ये आपका इधर 6 हो जाएगा, ये 16 है तो आपका, तो यहाँ दोनों विकर्ण दिया हुआ है और ये 90 डिग्री पर जो है एक दूसरे को आपका कट करता है। तो यहाँ से अगर एक समचतुर्भुज है तो आपको करना क्या है कि प्रत्येक भुजा का लंबाई ज्ञात करना। तो एक भुजा का लंबाई निकलेगा तो सभी भुजा का लंबाई आपको आपका वही होगा। तो मान लेते हैं ये पार्ट को हम यहाँ से अलग कर लेते हैं, तो क्या मिलता है मेरा वो देखते हैं। यहाँ से अगर हम इसको मान लें 12 तो ये आपको 6 हो जाएगा, अगर ये 16 माने तो ये 8 हो गया। तो मतलब ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, यहाँ आपका 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और ये आपका हो गया आपका कर्ण हो जाएगा आपका। तो कर्ण कैसे निकलेगा, तो सीधे कर्ण बराबर फार्मूला हो जाएगा √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर आपका हो गया 36 और 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64। 36 और 64 कितना हो गया आपका 100 हो गया, और 100 का हो गया 10, ठीक है। तो ये आपका 10 हुआ, तो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर सभी होगा, क्योंकि इसका समचतुर्भुज का सारा जो है साइड इक्वल होता है, यानी कि 12 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है 9 क्लास का, कि दो अक्ष अगर प्रतिच्छेद करेगा, वाई अक्ष और एक्स अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, तो इस बिंदु जो है, एक कटान बिंदु जो है, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, मूल बिंदु। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी नंबर। वाई अक्ष से 8 इकाई युग्म और एक्स अक्ष पर एक बिंदु पी स्थित है, तो पी का निशान क्या होगा। अगर मान लो ये वाई अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, और यहाँ से आपका एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है, तो बोलता है वाई अक्ष से 8 इकाई दूर एक्स पर कोई पॉइंट है, तो यहाँ से 8 इकाई दूर पर अगर कोई एक्स पर पॉइंट है, इसका मतलब, कहने का मतलब हो गया कि यहाँ वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 है, और यहाँ से 8 आपका दिया हुआ है, तो 8,0 इसका निर्देशांक हो जाएगा 14 का ए नंबर हो जाएगा ऑप्शन। यदि कॉस ए बराबर 3/5 है, तो कॉस ए बराबर हम लोग जानते हैं कि कॉस ए बराबर जो होता है वो होता है b/h, और सेक ए इसका उल्टा होता है, सेक ए का मान होता है h/b। इसका मतलब ये 3/5 दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो हो जाएगा आपका 5/3 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी, 15 का सी। उसके बाद 16 नंबर हम लोग प्रश्न आते हैं, सेक ए प्लस टेन ए बराबर इंटू 1 - साइन ए बराबर किसके होगा। तो सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए, और टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाय कॉस ए, कॉस ए। और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1 - साइन ए, 1 - साइन ए, 1 - साइन ए। यहाँ से कॉस कैल्शियम लेंगे तो ऊपर बच जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 + साइन ए, 1 + साइन ए, और नीचे हो जाएगा कॉस ए। और ये जो है आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - साइन ए, तो ऊपर हो जाएगा a + b इंटू a - b। तो a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ से हो जाएगा कॉस ए। हम लोग जानते हैं 1 - साइन स्क्वायर ए, 1 - साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, और इसको कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा कॉस ए, कॉस ए। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 16 का बी नंबर आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद 17 नंबर देखते हैं, कोट ए बराबर 1, ए का मान होगा क्या होगा, कोट ए बराबर 1, देन व्हाट विल कोट ए बराबर 1 है, तो इस कोट ए कितना डिग्री पर 1 होता है। तो कोट ए आप सब जानते हैं कि कोट ए जो है 1 तभी होगा, ये सिर्फ 45 डिग्री पर ही 1 होता है, कोट 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आसान क्वेश्चन था। जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया को और उसकी ऊंचाई बराबर हो, तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान क्या होगा। किसी सीधे खड़े खंभे, एक खंभा है और उसका छाया और उसकी ऊंचाई बराबर है। मान लेते हैं कि ए बी एक खंभा है, और यहाँ से एक सी इसका छाया बन रहा है, इस खंभे का छाया बी सी बन रहा है, ए बी एक खंभा है, इसका छाया अगर बी सी बन रहा है, तो बोलता है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो उन्नयन कोण का मान क्या होगा, तो ये कोण आपको निकालना है। तो अगर हम यहाँ से टेन थीटा निकालते हैं, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी सी। टेन थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी सी, और ए बी और बी सी दोनों बराबर है। अगर ये वैल्यू ए बी है, अगर ये एक्स है, तो ये भी क्या मान लेते हैं एक्स है, एक्स एक्स कटा तो क्या आएगा 1। तो टेन थीटा का मान 1 कब होता है, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। इसका मतलब कि जब थीटा आपका 45 डिग्री होगा, तभी जो है ये दोनों क्या वैल्यू आपका खंभा और उसका छाया का लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितने डिग्री के का होता है। तो चतुर्भुज आप सब जानते हैं कि चतुर्भुज बनता है तो उसका चारों कोण जो है, चारों कोण मिला करके आपका 360 डिग्री होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चतुर्भुज के चारों कोनों का मान कितना होता है, 360 डिग्री। एक दशमिक संख्या है 111, ठीक है, और ये पूछ रहा है कि ये पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये सभी, इनमें से सभी संख्या है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है। इसको p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। अगला 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसी त्रिभुज ABC के दो भुजा AB बराबर 7
सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर, निम्न में से तीसरा भुजा के माप के लिए क्या संभव हो सकता है? हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज है, अगर मान लेते हैं कि AB को हम लोग मान लेते हैं कि A बराबर आपका दिया हुआ है 7 और B बराबर दिया हुआ आपका 4, तो C जो भुजा होगा वो क्या होगा? A प्लस B से आपका कम होगा और A दोनों भुजा के अंतर से, मतलब A माइनस B से क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका कहने का मतलब हो गया कि अगर हम यहाँ से यहाँ आपका B यहाँ 4 हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ B हो जाएगा A माइनस बी, तो A माइनस बी यहाँ से हम लोग देखते हैं तो यहाँ 7 माइनस 4 अगर बैठाते हैं और यहाँ से C यहाँ से हो गया आपका 7 प्लस 4, 7 प्लस 4, तो यहाँ 7 माइनस 4 3 हो गया, लेस देन C और यहाँ से 11, मतलब C का वैल्यू 11 से कम होना चाहिए और 3 से ज़्यादा होना चाहिए। 11 से कम कौन है? तो ये 11 से ज़्यादा, ये आंसर नहीं होगा। 11 से कम, तो 11 से कम जो है आपका 8 है और 3 से ज़्यादा आपका 6 है, मतलब ये और बी आपका दोनों आंसर हो जाएगा इसमें, बोथ ये और बी हो जाएगा। ये आपका बी और ये दोनों आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है? एक पासा को जैसे उछाला जाएगा तो आपका सैंपल स्पेस कैसे लिखाएगा? सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, मतलब कि NS का जो वैल्यू है, NS का वैल्यू सैंपल स्पेस वो 6 आ जाएगा। अब बोलता है कि उस सम संख्या E बराबर क्या होगा? E बराबर सम संख्या कितना है? तो 2 है और 4 है और फिर 6 है, तो NE का वैल्यू कितना हुआ? तो NE का वैल्यू आपका हो गया 3, यानी कि PE निकालना हो तो PE बराबर क्या होता है? NE बटा NS, तो NE बटा NS, तो NE का मान कितना हो गया? 3 और NS का मान हो गया 6, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ से करते हैं 1/2, यहाँ से आंसर हो जाएगा 1/2, बी आंसर। ठीक है। अगला, निश्चित होने वाली घटना की प्रायिकता होती है। कोई घटना अगर निश्चित होगा तो उसका प्रायिकता जो है आपका डी नंबर 1 होगा। निश्चित घटना की हमेशा प्रायिकता 1 ही होती है। किसी पासा को उछाला जाता है 3 के गुणक संख्या आने की प्रायिकता, यानी कि 3 का गुणक, तो इसी में देख लेते हैं कि PS तो लिखा हुआ है, पासा को उछाला गया, NS 6 ही होगा। अगर E यहाँ सिर्फ E क्या होगा आपका? चेंज होगा। E क्या होगा? 3 के गुणक, तो 3 के गुणक कौन है? 3 और 6, सिर्फ यहाँ आपका क्या हो जाएगा? 2, E का वैल्यू हो जाएगा 2, यानी कि आंसर हो जाएगा NE बटा NS, तो 2/6, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/3, यानी कि इसका आंसर जो आएगा वो आपका 1/3 आएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, x + 3 3x और 4x + 2 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा? तो x का मान निकालना है, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा? तो x का मान निकालने के लिए ये दोनों का डिफरेंस और ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा? आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे 3x में से x - 3 माइनस करते हैं, तो 3x में जैसे x माइनस होगा तो यहाँ हो जाएगा 2x, ठीक है, और यहाँ से -3 हो जाएगा। इधर 4x में 3x माइनस करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा आपका x, 4x में 3x माइनस होगा तो x हो जाएगा, और यहाँ से +2 तो +2 ही रहेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से फिर x इधर आएगा तो यहाँ 2x का माइनस हो जाएगा x, और इधर 2, इधर आपका 3 इधर चल जाएगा, तो टोटल ये जो वैल्यू आएगा आपका 5 आएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। 26 नंबर हम लोग देखते हैं, यदि 5 6 8 9 x तथा 13 का माध्य 10 है तो x का मान पूछा है। तो x का मान हम लोग सीधे क्या करेंगे? सभी प्रेक्षण को जोड़ देंगे, 5 + 6 + 8 + 9 + x + 13, और इसको हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर देंगे, और इसका माध्य क्या है आपका? दिया हुआ 10। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, x का मान क्या होगा? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, x का मान आपका जो है यहाँ से 19 आता है, x का मान आपका 19 आएगा। अगला 27 नंबर देखते हैं, 2 6 4 2 5 0 2 1 2 3 2 का बहुलक। तो ये जो डाटा दिया हुआ है उसका आपको क्या करना है? बहुलक निकालना है। बहुलक देखते हैं कि इसमें जो सबसे अधिक बार आया है, सबसे अधिक बार कौन आया है इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें 2 2 2 2 2, यानी कि 2 जो है आपका 5 बार आया है, इसलिए इसका बहुलक जो है आपका 2 हो जाएगा। जो सबसे डाटा सेट में जो सबसे अधिक बार आता है वही उसका बहुलक हो जाता है। इसका माध्यिका निकालना है। माध्यिका जब भी निकालने के लिए आएगा सबसे पहले इसको क्या करिएगा? आरोही क्रम में सजा लीजिएगा। जैसे आरोही क्रम में इसको सजाएंगे तो क्या हो जाएगा? आपका 7 हो जाएगा, ठीक है, फिर 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर आपका 11 हो जाएगा, फिर 12, फिर 13, फिर 14, ठीक है, 3 3 6 3 2 8, यहाँ से 3 3 6 3 9 है, 14 15 तक है, ठीक है, 15 तक है। अब आपको क्या करना है कि देखना है 3 3 6 3 9, n बराबर 9 है, और n अगर विषम संख्या है तो n + 1/2वां पद जो होगा, जो हम लोग इसको आरोही क्रम में जो सजाएं उसका जो n + 1/2वां पद जो होगा वही उसका क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। तो n कितना है आपका? 9 है, तो 9 + 1/2, तो यहाँ से कितना हो गया आपका?
10/2 यानी कि आपका कटेगा तो यहाँ से पाँचवा पद। तो यहाँ से पाँचवा पद देख लेते क्या है। पाँचवा पद 1 2 3 4 5, पाँचवा पद 11 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 11। 29 नंबर, दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से अधिक हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, फिर यहाँ भी एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। दो स्पर्श रेखा ऐसे हो सकती है और दो स्पर्श रेखा ऐसे। तो लगभग इसमें जो है आपका 4 स्पर्श रेखा जो है हम लोग खींच सकते हैं। दो वृत्तों के मध्य जो है, दो वृत्त अगर मतलब कि त्रिज्याओं का योग से अधिक है तो उसमें हम लोग जो है 4 स्पर्श रेखा ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कि दो गोले का आयतन का अनुपात 16:64:27 है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन। तो सबसे पहले दो गोले का आयतन का अनुपात, आयतन मतलब वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का अनुपात दिया हुआ है 64/27। इसका मतलब इसका वॉल्यूम 1 का जो इसका गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R1 का क्यूब, अगर बड़ा R1 का क्यूब, और यहाँ से हो जाएगा 4/3 पाई R2 का क्यूब इज इक्वल टू 64/27। यहाँ से 4/3 पाई कट जाएगा, मतलब R1/R2 का जो रेशियो है वो आपका जो है इधर अगर करेंगे, यहाँ से क्यूब, तो इधर अगर करेंगे तो 4 और 3, इसका क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से क्यूब और क्यूब, इधर का क्यूब और इधर का क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो R1/R2 का जो रेशियो है आपका 4/3 आ जाएगा। अब उसका पूछ रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, तो होता है 4 पाई R1 का स्क्वायर 4 पाई R2 का स्क्वायर। तो यहाँ से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, मतलब R1/R2 इसका स्क्वायर। तो R1/R2 का जो वैल्यू आया 4/3 आया, इसका स्क्वायर अगर निकालते हैं तो 16 और यहाँ से 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 16:9 आएगा। तो ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखें। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम समझते हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जैकबोर्ड का जो ऑब्जेक्टिव का पैटर्न है उसको हम लोग देखें, किस तरह के क्वेश्चन कितने मॉडरेट है, टफ है, इजी है, कैसा लगा आपको। पूरे क्वेश्चन को आप फिर से 30 क्वेश्चन को आप हल कीजिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप जो है करते रहिए, तो आपका ऑब्जेक्टिव से जो है मार्क्स आपका अच्छा आएगा, आशा करते हैं। वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।